नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करण की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे साइंस के सेट 2। इससे पहले हम लोग सेट 1 देख चुके हैं। जैसे आप सब जानते होंगे, ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाएंगे। तो साइंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपको निभाएगा ग्रुप डी एग्जाम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी हम लोग 25 क्वेश्चन सेट में हम लोग डिस्कस करेंगे, सभी क्वेश्चन आप देखिएगा कहीं ना कहीं बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न होंगे। और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न संभावित हो सकते हैं और या बन सकते हैं या बनता है, वो भी हम लोग साथ में डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है? चार ऑप्शन आपके पास है, रदरफोर्ड, चैडविक, जे थॉमसन या एंडरसन। फ्रेंड्स, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की है। किसने की है? एंडरसन ने की है। यहाँ ऑप्शंस की बात करें तो जे थॉमसन आपका इलेक्ट्रॉन की खोज की है। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज की है। और इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक कण है। ऋणात्मक कौन होता है? क्या होता है? ऋणात्मक कौन होता है? ये परमाणु के बाहरी कक्षा के सेल में घूमते रहता है, चारों ओर घूमते रहता है। ठीक है, दूसरा आपका जो ऑप्शन है चैडविक। ठीक है, चैडविक चैडविक ने आपका न्यूट्रॉन को खोज किया। क्या? न्यूट्रॉन का खोज किया है फ्रेंड्स। चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया है। और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का खोज किया है। प्रोटॉन का खोज किया है रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो यहाँ से आपको चार और भी प्रश्न बन गए। जैसे आप सब देखिएगा, न्यूट्रॉन से और एक क्वेश्चन पूछता है कि न्यूट्रॉन में कैसा चार्ज पाया जाता है। तो न्यूट्रॉन में फ्रेंड्स कोई चार्ज नहीं पाया जाता, और प्रोटॉन में फ्रेंड्स पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और एक चीज यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। ठीक है, द्रव्यमान संख्या, ये भी आप ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी परमाणु का परमाणु संख्या किससे कहते हैं? तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या जितना होगा उतना ही उस परमाणु का परमाणु संख्या होगा। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डायड वह प्रयुक्ति है जो धारा को क्या करता है? चार आपके पास ऑप्शन है। एक दिशा में प्रवाहित होने देता है, दोनों दिशाओं में प्रवाहित होने देती है, किसी भी दिशा में प्रवाहित होने नहीं देती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं है। फ्रेंड्स, डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है फ्रेंड्स। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है डायोड। डायोड का अगर सिंबल की बात करें तो इस तरह का सिंबल होता है, जिसमें ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिएगा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, वहां पे आपको डायोड लगा रहेगा। ठीक है, डायोड का काम है फ्रेंड्स कि करंट को एक ही डायरेक्शन में कंडक्शन कराना, यानी धारा को एक दिशा में प्रवाहित कराना काम है आपका डायोड का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा फ्रेंड्स, एक दिशा में प्रवाहित होने देता है। डायोड का मेन काम क्या है? और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में जो डायोड यूज किया जाता है उसका एक ही उद्देश्य है कि करंट को एक ही दिशा में प्रवाहित करना। ठीक है, एक ही दिशा में प्रवाहित करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, एक दिशा में प्रवाहित होने देता है, ऑप्शन ए फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध क्या होगा? फ्रेंड्स देखिए, समांतर क्रम प्रतिरोध, अच्छा पहले प्रतिरोध के बारे में जानिए। ठीक है, प्रतिरोध के बारे में जानिए, प्रतिरोध होता क्या? ठीक है, प्रतिरोध होता क्या? फ्रेंड्स, प्रतिरोध का यूनिट होता है ओम। क्या होता है? ओम। ठीक है, प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है? ओम। और इसको ऐसे ऐसे सिंबल से हम डिनोट करते हैं ओम को। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको लिखना है कोई एक रेजिस्टेंस है आर, इसका वैल्यू आपको लिखना 3, तो हम लोग यूनिट लिखेंगे तो 3 ओम लिखेंगे। ओम लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, उसका सिंबल से हम डिनोट करेंगे। और आप देखिएगा कि भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रहेगा सर्किट में, वहाँ पे इस तरह का सिंबल रहेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का आपका यूनिट क्या हुआ? ओम हुआ। ठीक है, दूसरा क्या फ्रेंड्स कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो दो तरीके से जोड़ सकते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है आपका समांतर क्रम संयोजन। एक होता है सीरीज। ठीक है, इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन में जोड़ सकते हैं। ठीक है,
दूसरा क्या हो सकता है कि रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्शन में जोड़ा जाता है, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में जोड़ा जाता है, ठीक है। यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि हमारे घरों में जो वायरिंग होता है वो किस कनेक्शन में रहता है, सीरीज कनेक्शन में रहता है या पैरेलल कनेक्शन में रहता है। पैरेलल कनेक्शन हमारे घरों में जो बिजली के तारों को हम लोग जो संयोजन करते हैं वो पैरेलल कनेक्शन पर जुड़ा रहता है। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा, 3 ओम और 6 ओम का प्रतिरोध निकालना जो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। जब समांतर क्रम में जुड़ा हो तो रेजिस्टेंस कैसे जुड़ा रहेगा, मान लीजिए आपको संपूर्ण प्रतिरोध निकालना यानी आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है जब पैरेलल कनेक्शन में, जब पैरेलल कनेक्शन में हो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1 ये R2। हमारे पास दो ही प्रतिरोध इसीलिए मैंने फॉर्मूला बनाया 1/R1 प्लस 1/R2। अगर 3 रहता तो प्लस 1/R3, अगर 4 रहता तो 1/R4, ऐसे तरह से करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। चलिए हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो 1/R1 के जगह क्या 3 ओम, तो 3 ओम बैठा दीजिए प्लस 1/6 ओम। अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 6 कम 6, यानी क्या बचा आपको ऊपर में 3/6। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो गया 3/6। इसको काटिए, 3 2 6। यहाँ पे आप R इक्विवेलेंट निकालना, वज्र गुणन करिए तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2 ओम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी 2 ओम फ्रेंड्स। अगर आपको यहीं पे पूछता है कि सीरीज कनेक्शन में होता है तो आपका क्या होता है, इसका संपूर्ण प्रतिरोध यानी आर इक्विवेलेंट क्या होता है फ्रेंड्स, सीरीज कनेक्शन में होता है तो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट आर इक्विवेलेंट बराबर सिंपली आप जोड़ देते हैं R1 प्लस R2। लेकिन अगर पैरेलल कनेक्शन में हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे और जब सीरीज कनेक्शन में हो तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं आपको वीडियो अच्छा लग रहा, अगर अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, या दो नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं, ठीक है, नाभिकीय विखंडन कहते हैं फ्रेंड्स। नाभिकीय विखंडन के बाद जब बात आया तो नाभिकीय विखंडन से और भी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे पूछता है कि परमाणु बम किस पर आधारित है फ्रेंड्स। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर भी आपको क्या है, नाभिकीय रिएक्टर भी परमाणु विखंडन पर आधारित है। और नाभिकीय विखंडन के समय बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स यह नाभिकीय संलयन भी आपको ऑप्शंस में है, तो नाभिकीय संलयन के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा कि जब दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं उसको कहते हैं नाभिकीय संलयन फ्रेंड्स। जब दो हल्के नाभिक एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं जोड़कर, उस प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। और हाइड्रोजन बम फ्रेंड्स, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर, नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। श्री सीवी रामन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में काम करने के लिए डॉक्टर सीवी रामन को आपको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइरिस क्या काम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आइरिस एक आंख का पार्ट होता है, यानी आंख का एक पार्ट होता है। आईज का हमारा जैसा आंख है ना, हम लोग जिससे देखते हैं उसका एक पार्ट है आइरिस का काम होता है फ्रेंड्स कि प्रकाश को रेटिना पर आने में, जो प्रकाश रेटिना पर आती है उस प्रकाश को नियंत्रण करना, यानी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा आंख में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना। ये गोलाकार संरचना होती है, जो आंख के अंदर होता है। गोलाकार संरचना होती है, ठीक है, गोलाकार संरचना होती है क्या, आइरिस। और आइरिस को और एक भी भाषा में लिखा जाता है परितारिका, कहीं भी लिखिए, डाउट नहीं होइएगा, ठीक है,
परितारिका, ठीक है, परितारिका या फिर आइरिस, जहां पर भी हो दोनों ही एक ही है। तो आपको क्या करना, परितारिका क्या का काम अगर पूछे तो भी आपको देना आंख में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये आंख के एक पार्ट है जो गोलाकार संरचना है, जो हम लोग का आंख प्रकाश रेटिना पर जाता है, उस प्रकाश को नियंत्रण करना है यानी कंट्रोल करना इस परितारिका काम है, यानी आइरिस का काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ठीक है, किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता फ्रेंड्स, ये आपको कहना है आपका क्वेश्चंस का। तो यकृत कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका या मांसपेशी कोशिका, ठीक है, कोशिकाओं में तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है फ्रेंड्स। आपको आरबीसी यानी लाल रक्त आरबीसी में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, और सभी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। तो यकृत कोशिकाओं में भी पाया जाता है, श्वेत कोशिका बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी में भी पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। मांसपेशी कोशिका में भी पाया जाता है। ओनली और ओनली आपको लाल रक्त कोशिका ही नहीं पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं आरबीसी, ये भी ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का बात आया तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है, पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं ऊर्जा गिरिया, ठीक है, ऊर्जा गिरिया भी लिखा रहेगा आपको क्वेश्चन में, हिंदी मीडियम के लिए ऊर्जा गिरिया। पावर हाउस को क्या कहा जाता है, ऊर्जा गिरिया या माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा गिरिया या पावर हाउस कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है आरबीसी में, सभी कोशिकाओं में उपस्थित होता है, ओनली और ओनली केवल और केवल लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड, कौन सा कोशिकांग, देखिए 4 ऑप्शंस दिया है, एक राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा तो ऊर्जा का निर्माण कहाँ होगा, क्योंकि हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को ही ऊर्जा गिरिया कहते हैं ना, तो ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, ये तो अवश्य होगा आपका, चाहे जंतु कोशिका हो या फिर आपका पादप कोशिका हो। राइबोसोम, ठीक है फ्रेंड्स, राइबोसोम को कहते हैं आरएनए, क्या है, आरएनए, और आरएनए में क्या करता है, आरएनए करता प्रोटीन संश्लेषण। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो हमारा विकास नहीं होगा, प्रोटीन ही विकास करता है, चाहे जंतु कोशिका हो या फिर आपका पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका भी विकास होता है, पादप कोशिका का भी विकास होता है, तो विकास करने का काम किसका, प्रोटीन का, ठीक है, तो प्रोटीन का संश्लेषण कौन करेगा, आरएनए करेगा, तो ऑब्वियसली राइबोसोम उपस्थित होगा ही होगा, ठीक है, दोनों कोशिका में, पादप कोशिका हो फिर जंतु कोशिका में, राइबोसोम होना ही होना चाहिए, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फ्रेंड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही आरएनए पाया जाता है, इसमें ही उपस्थित होता है आरएनए। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का, एक खुरदरी होता है और एक चिकनी होता है, ठीक है। और जो खुरदरी होता है उसके अंदर में, जो खुरदरी मतलब उसका जो सतह होता है वो आपका खुरदरी होता है, इसलिए उसको खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इसको ईआर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ईआर, या फिर एक होता है खुरदरी और एक होता है एक चिकनी, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो क्लोरोप्लास्ट आपका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करता है आपका पादप कोशिका, तो क्लोरोप्लास्ट क्या पादप कोशिका में पाया जाता है फ्रेंड्स, और जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। और एक चीज डिफरेंस है फ्रेंड्स कि कोशिका भित्ति आपका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, कोशिका पादप कोशिका में जंतु कोशिका भित्ति पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कोशिका भित्ति केवल और केवल आपका पादप कोशिका में ही पाया जाता है, कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति आपका किस में पाया जाता है, पादप कोशिका में, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये भी एक टाइप का झिल्ली है, ये भी एक टाइप का झिल्ली है। और कोशिका भित्ति आपका सेलुलोज का बना होता है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछता है कोशिका भित्ति क्या चीज का बना होता है, तो कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है।
फ्रेंड्स लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण यह होता है, दूध दही में जम जाता है। दूध में एक प्रकार का जीवाणु उपस्थित होता है, उस जीवाणु को कहते हैं लैक्टोबैसिलस। क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस। और लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में जमने में इनका हाथ होता है। किसका? लैक्टोबैसिलस जीवाणु का। ठीक है। और दूध से दही जमने की प्रक्रिया को क्या कहता है? अगर कभी पूछेगा आपको, दूध से दही के रूप में जमने की प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन। फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? किण्वन। ठीक है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं किण्वन। दूध से दही जमने की प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन। और दूध में लैक्टोबैसिलस जीवाणु उपस्थिति होने के कारण दूध को दही के रूप में जमाने में इसका हाथ होता है। किसका? इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु का। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है दूध में। ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? फ्रेंड्स पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है कि मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? ये फल आपका दिया हुआ, अमरूद, आम, आंवला, कटहल। फ्रेंड्स आम जो है ना, आम का आपको वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। क्या नाम है? मैंगीफेरा इंडिका। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बार बार पूछा जाता है। और जो भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करा, सभी क्वेश्चन आपको देखिएगा ना कहीं बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है क्या? आहार वहन के लिए, अमीनो अम्ल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए, जल वहन के लिए। ठीक है, किस लिए उत्तरदायी है फ्लोएम? पर सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, फ्लोएम एक क्या उत्तक है, यानी टिश्यू है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, ये एक तो टिश्यू है। पौधों में दो प्रकार का टिश्यू यानी दो प्रकार का उत्तक पाया जाता है, एक फ्लोएम, एक जाइलम। एक फ्लोएम, एक जाइलम, और दोनों का ही अलग अलग काम है। ठीक है, फ्लोएम का काम है आहार वहन करने के लिए, आहार वहन करने के लिए। जैसे हमारा क्या करता है, हमारा पौधे यानी प्लांट्स क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन निर्माण करते हैं। और भोजन को जहां पत्तियों में क्या होता है, पत्तियों में हमारा भोजन निर्माण होता है, और पत्तियों से जो भोजन होता है वो पूरे पूरे आपको पौधा में या पूरे ट्रीज में, पूरे पेड़ में जो फैलाने का काम करता है यानी वहन करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है यानी ट्रांसपोर्टिंग करता है, वो फ्लोएम उत्तक का काम है। क्या फ्रेंड्स? फ्लोएम उत्तक का काम है। उसका इसका मतलब क्या है? एक ट्रांसपोर्टर है। ये ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टिंग करता है क्या का? आहार का यानी भोजन का करता है। ये सभी पार्ट्स में, सभी पार्टों में, क्योंकि सभी पार्टों में क्या होता है, हमारा कोशिका उपस्थित होता है, और कोशिका को क्या चाहिए? भोजन चाहिए जीवित रहने के लिए। तो जो भोजन प्राप्त होता है कोशिका को, वो किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम के माध्यम से। और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन खुद स्वयं निर्माण करते हैं प्लांट्स। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और दूसरा आपका और एक मैंने बताया उत्तर क्या है? जाइलम। तो जाइलम का क्या काम है फ्रेंड्स? जाइलम का जो जमीन के अंदर जल और खनिज लवण होते हैं उनको ट्रांसपोर्टिंग करने का काम होता है। इसका मतलब है जल वहन के लिए क्या जाइलम का काम होता है? जल या खनिज लवण वहन के लिए क्या करते हैं? हमारा जाइलम उत्तक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है यानी ट्रांसपोर्टिंग करता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पपीता में पीले रंग का कारण क्या है? पपीता जैसे ये देखिएगा पक जाने के कारण पीला हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या उस रंग का होने का? उसका रंग का कारण होने का फ्रेंड्स है केरिका जेंथिन। क्या है फ्रेंड्स? केरिका जेंथिन। क्या उपस्थित रहता है पपीता में? पपीता में रहता है केरिका जेंथिन, जिसके कारण पपीता पीले हो जाता है फ्रेंड्स। और टमाटर लाइकोपिन के कारण लाल हो जाता है फ्रेंड्स। टमाटर लाइकोपिन उपस्थित होने के कारण टमाटर में लाल हो जाता है। केरोटीन, ठीक है फ्रेंड्स, केरोटीन। और केरोटीन क्या होता है? गाजर में होता है। केरोटीन कहां पे होता है? गाजर में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। केरोटीन कहां पे उपस्थित होता है? गाजर में होता है। और लाइकोपिन में टमाटर में उपस्थित के कारण लाल होता है, और पपीता का पीला रंग केरिका जेंथिन के कारण पीला होता है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त समूह का आविष्कार किसने किया? फ्रेंड्स रक्त समूह का आविष्कार कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह का आविष्कार किया। ठीक है, आप लोग जानते होंगे रक्त समूह में कितने टाइप के ग्रुप होते हैं, कितने समूह होता है? ए होता है, बी होता है,
ए बी होता है और ओ होता है, ठीक है। और इसमें कहा जाता है सर्वदाता, ठीक है। सर्वदाता किसको कहते हैं हम लोग, और किसको कहते हैं हम लोग, सर्वग्रहण, जो सब ग्रहण करता है और सबको देता है। आप कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा, ठीक है। इन चारों में से कौन देता सबको दे सकता है और कौन सब ब्लड ग्रुप को ले सकता है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन में कहा है सही सुमेलित नहीं है कहा है। देखिए, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ये तो है, सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी कहता है, ये भी सही है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं है, सब्जियों की खेती ओरियोकल्चर कहते हैं। क्या, ओरियोकल्चर कहते हैं, तो ये रॉन्ग है, ऑप्शन सी फ्रेंड्स। और फलों की खेती पोमोलॉजी कहते हैं, फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं और फूलों की खेती को कहते हैं फ्लोरिकल्चर और फसलों को खेती कहते हैं एग्रोनॉमी, ठीक है। ये भी आप ध्यान से रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। और आप एक क्वेश्चन पूछा जाता है मधुमक्खी की खेती को क्या कहते हैं, ठीक है, या मछली पालन को क्या कहते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए, डीडीटी का पूरा नाम क्या है। डीडीटी एक कीटनाशक है, पहली बात तो डीडीटी एक कीटनाशक है। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो फ्रेंड्स डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पूछा जाता है, दो तरह के क्वेश्चन पूछता है डीडीटी को, पूछता है कि डीडीटी का उपयोग किस तरह से कर सकते हैं, तो एक कीटनाशक के रूप में करते हैं। दूसरा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पिरिन। एस्पिरिन वन टाइप ऑफ ए मेडिसिन है, वन टाइप ऑफ ए मेडिसिन है, यानी दवा है। मेडिसिन क्या है, एस्पिरिन एक दवा है जो एंटीपायरेटिक है। क्या है, एंटीपायरेटिक है, एंटीपायरेटिक है एस्पिरिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था। डायनामाइट का किया था। किसका किया था, डायनामाइट का किया था। और इन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज दिया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं ना नोबेल प्राइज, तो नोबेल प्राइज किसके किसके नाम पर, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और क्या आविष्कार किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। काला सोना क्या है, काला सोना क्या है, काला सोना क्या है कहा है। काला सोना किसको कहा जाता है ये नहीं कहा है, काला सोना कोयला को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, काला सोना पेट्रोलियम पदार्थ में कोयला को कहा जाता है और खाद्य पदार्थ में काला सोना कहा जाता है अफीम को। यहाँ दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ कहा गया कि पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम में काला सोना किसको कहा जाता है, काला सोना किसको कहा जाता है, तो पेट्रोलियम पदार्थ में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। पेट्रोलियम पदार्थ में काला सोना किसको कहा जाता है, तो कहा जाता है आपका कोयला को। किसको, कोयला को, ठीक है। दूसरा, यहाँ दूसरा और यहाँ पे पूछ सकते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि खाद्य पदार्थ में, ठीक है, खाद्य पदार्थों में काला सोना किसको कहा जाता है। खाद्य पदार्थों में काला सोना किसको कहा जाता है, काला सोना किसको कहा जाता है, तो कहा जाता है आपको अफीम को। क्या है, अफीम को, ठीक है, अफीम को, ठीक है। और ये अफीम कहाँ से मिलता है, पोस्तो, ठीक है। ये पस्ता क्या होता है, एक पौधा होता है, ठीक है। जब पोस्तु हम लोग खाते हैं ना घर में, वो पोस्तु क्या होता है, जो फल बनता है, जो बीजा फल रहता है, कच्चा रहता है, वहां से निकाला जाता है अफीम। जो वहां से रस होता है, वो रस निकाला जाता है, उसको कहते हैं अफीम, ठीक है। और अफीम को खाद्य पदार्थ का काला सोना कहा जाता है। और पेट्रोलियम पदार्थ में काला सोना क्या हो जाए, कोयला, तो काला सोना कोयला को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, C12H22O11 के रूप में जाना जाता है चीनी को। किसको, चीनी को। C12H22O11 के रूप में चीनी को जाना जाता है। और C6H12O6 ग्लूकोज को जाना जाता है। क्या, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज को जाना जाता है C6H12O6। आप बताइए रेत का क्या होता है केमिकल फॉर्मूला, आप बताइए ऑप्शंस में, रेत का फॉर्मूला क्या होता है, यानी बालू का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, बालू का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है, सूखी बर्फ, या ऑप्शंस में दिया सूखा हुआ बर्फ,
रेगिस्तान में जमी हुई बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ठोस रूप। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप। कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप को ही कहा जाता है आपका सूखी बर्फ, क्या ड्राई आइस कहा जाता है, क्या ड्राई आइस कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्यमान संख्या किसका योग है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इससे पहले मैंने पहला वाला क्वेश्चन में बताया था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, जो कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। और परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की, ओनली प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं परमाणु संख्या। यह भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 रंग मूल रंग है, ये क्या है, नीला हरा लाल। 3 रंग, 7 रंगों में सबसे जो मेन रंग होता है और इन्हीं 3 रंगों से बाकी रंग बनता है, तो मेन रंग कहा जाता है लाल हरा नीला। क्या, लाल हरा नीला। ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नीला हरा और लाल। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब रंग का बात आया तो रंग का तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करता है, यानी क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है और किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। ये आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, ठीक है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है और किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है। देखिए फ्रेंड्स, ये हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए एक कार्बन है और एक कार्बन को हम लोग कहते हैं मीथ, क्या कहते हैं, मीथ। और एक ग्रुप लगा हुआ OH ग्रुप, और OH ग्रुप को बोलते हैं एल्कोहल ग्रुप, ठीक है। तो मीथ से क्या होगा, और देखिए सिंगल बॉन्ड, एक ही कार्बन है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो AN लगता है, क्या लगता है, मीथ। पहले तो एक कार्बन है तो मीथ होगा, क्या होगा, एक कार्बन है तो मीथ, प्लस क्या होता है एन, कार्बन कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड लग रहा तो एन होता है, और क्या होता है फंक्शनल ग्रुप OH लगा हुआ, तो इसको अगर आप जोड़ोगे तो मिथेनॉल होगा, क्या होगा, मिथेनॉल होगा, ठीक है, मिथेनॉल होगा, मिथेनॉल कहेंगे। और इसको कहते हैं मिथिल एल्कोहल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मिथिल एल्कोहल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिथिल एल्कोहल। यहाँ से और तीन क्वेश्चन बनते हैं, कि एल्केन, ठीक है, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ध्यान रखिएगा। और एल्कीन, ठीक है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है, ठीक है, H2n। और एक होता है एल्काइन, ठीक है, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये तीनों यहाँ से हाइड्रोकार्बन से ही तीनों पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, क्या होता है, C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है। और इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह, ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें एक एक के बाद डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड बना तो यहाँ डबल बॉन्ड बना, यहाँ नहीं तो यहाँ डबल बनेगा, और हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बेंजीन का आपका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, ठीक है। एल्केन का होता है CN, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, और एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। और ये तो क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, सब्जियों की खेती, हार्टिकल्चर नहीं, इसको बोलते हैं ओरियो कल्चर, क्या बोलते हैं, ओरियो कल्चर, क्या बोलते हैं, ओरियो कल्चर कहता है। तो आज इतना ही फ्रेंड्स, फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नया सेट के साथ हम लोग हाजिर होंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा, जो भी लेके आऊंगा। तो आप चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा मिला तो जरूर से जरूर अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करें, ताकि उनको भी ये क्वेश्चंस मिल सके और उनको भी ये बेनिफिट मिल सके।